चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो वीडियो है वो प्रश्नावली 5.2 का इंट्रोडक्शन है। यानी अगर आप इस इंट्रोडक्शन को समझोगे तो आपको जो है प्रश्नावली 5.2 आराम से समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है समिश्र संख्या का ग्राफीय निरूपण। तो कक्षा 10 में जो है हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है ना। और निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। और इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं जिनके निर्देशांक होते हैं एक्स कॉमा वाई। ये हमने कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा है। और इसमें क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है ना। पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्योंकि एक्स अक्ष माइनस की हो जाती है तो एक्स तो माइनस का और वाई कैसा होता है, प्लस का होता है। फिर तीसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष माइनस का होता है और वाई अक्ष नीचे वाला है, इसलिए ये भी माइनस का होता है। और चौथे चतुर्थांश में एक्स अक्ष प्लस का आ जाता है और वाई अक्ष कैसा होता है, माइनस का होता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज जो है हमने कक्षा 10वीं में पढ़ रखा है। अब हमें समिश्र संख्याओं का ग्राफीय निरूपण करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक्स अक्ष हमें वास्तविक संख्या रेखा लेनी है और वाई अक्ष जो है हमें काल्पनिक संख्या रेखा लेनी है। वास्तविक संख्या रेखा हमने पढ़ी है कि बीच में 0, इधर सारी प्लस की और इधर सारी माइनस की। लेकिन काल्पनिक संख्या रेखा में बीच में 0 आयोटा होगा, है ना। और इस तरफ सारी आयोटा वाली संख्या होगी, यानी 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। और इस तरफ सारी माइनस की आयोटा संख्या होगी, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, है ना। फिर इस वास्तविक संख्या के ऊपर हमें काल्पनिक संख्या रेखा को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ देना है। तो इस स्थिति में हमारे पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, है ना। ये आपकी वास्तविक संख्या रेखा हो जाएगी और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या रेखा, यानी ये आयोटा वाली रेखा हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा, और ये वाली काल्पनिक संख्या रेखा। तो अब मेरे पास समिश्र संख्या हम किस प्रकार लिखते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा के रूप में, आयोटा y के रूप में लिखते हैं। और अब हमें अगर इसको निर्देशांक के रूप में लिखना है तो इसे हम लिखेंगे x कॉमा वाई, जहाँ पर ये जो x है वो हमारा वास्तविक भाग होगा और ये जो y है वो हमारा काल्पनिक भाग होगा। बात समझ में आई, है ना। तो अगर हमें समिश्र संख्या का ग्राफीय निरूपण करना है तो ये x अक्ष जो होगी वो वास्तविक संख्या रेखा होगी और ये जो y अक्ष होगी वो हमारी काल्पनिक संख्या रेखा होगी। यानी ये आयोटा वाले जितने भी नंबर होंगे, है ना, वो हमारे y अक्ष के होंगे और यहाँ पर बिना आयोटा वाले जो भी नंबर होंगे वो हमारे x अक्ष के होंगे। अब इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे मैं कुछ 4 उदाहरण ले रहा हूँ जो हमारे चारों चतुर्थांश के लिए जरूरी है। z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, z बराबर -2 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद z बराबर -2 -3 आयोटा और लास्ट में है z बराबर 2 -3 आयोटा। तो अगर मैं इससे निर्देशांक निकालना चाहूँ, है ना, समिश्र संख्याओं के निर्देशांक, तो वास्तविक निर्देशांक होगा 2 और काल्पनिक निर्देशांक क्या होगा, 3। ये x अक्ष पर होगा और ये y अक्ष पर होगा। फिर उसके बाद ये होगा -2 3, ये होगा -2 -3
और ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफीय निरूपण करना है। तो यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 3, तो ये x अक्ष पर प्लस का 2 और y अक्ष पर प्लस का 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर है -2 और 3, x अक्ष पर -2 है ना, और y अक्ष पर प्लस का 3, तो ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा अपने को, यहाँ पर है ना। ये इसकी सीध में ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये 2 और 3, ये -2 और -3, फिर उसके बाद -2 और -3, यानी x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर -3। अब की बार नीचे जाना है अपने को, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर प्लस का 2, यानी x अक्ष पर प्लस का 2 और y पर माइनस का 3, यानी नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से ही ग्राफ बनेगा जैसे हमारे पहले बनता था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि x अक्ष की सारी संख्याएं वास्तविक होगी और y अक्ष की सारी संख्याएं काल्पनिक होगी, यानी कि इनके जो निर्देशांक है वो एक तो वास्तविक होगा और दूसरा काल्पनिक होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसको ध्यान से समझना है अपने को। हम ये जान चुके हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है ना। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ 4 चतुर्थांश हैं, तो इन चारों में जो सम्मिश्र संख्या का पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है ना, इसको मैंने P नाम दिया और इसके जो निर्देशांक है वो है x, y। इसका मतलब ये है कि जो P है वो x प्लस आयोटा y है और ये हमारा क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है और इसको मैंने x, y के रूप में निरूपित किया है ना। ये मेरा एक P पॉइंट हो गया जो कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। अब मैंने क्या किया, इस मूल बिंदु से x अक्ष पर है ना, इसकी सीध में एक लंब डाला। फिर उसके बाद में y अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष है ना, मूल बिंदु को इस P से क्या करा, मिलाया और इस P से इस x अक्ष पर 90 डिग्री का हमने इस पर लंब डाला। ये 90 डिग्री का क्या कर दिया, लंब डाल दिया। अब क्योंकि यहाँ पर P जो है वो पॉइंट क्या है, x, y, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है, और ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, y है। ये हम कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं और इतना तो हम जानते ही है ना। निर्देशांक का मतलब क्या है, x अक्ष का निर्देशांक, इसका मतलब वो x से उस पॉइंट की दूरी है ना, और y की उस पॉइंट से दूरी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब सम्मिश्र संख्याओं का जो ध्रुवीय रूप है उसमें हम 2 पॉइंट सीखते हैं। एक तो हम सीखते हैं कि ये मापांक क्या होता है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट सीखते हैं कि ये कोणांक क्या होता है। इन दोनों बातों को हमें सीखना होता है, किसमें, ध्रुवीय रूप में। तो हमारे पास ये जो P पॉइंट है उसके निर्देशांक है x, y, तो इसका मापांक क्या होगा। मापांक का मतलब ये होता है कि जो मूल बिंदु है और जो हमारे पास ये P पॉइंट है उसकी जो दूरी होती है, कुल दूरी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। मापांक क्या होता है, मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु हो गया, और जो ये दिया हुआ पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। और मापांक को हम r से लिखते हैं। मापांक को हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं, किसमें, ध्रुवीय रूप में है ना। और मापांक को जो है हम मॉड z भी लिखते हैं, याद रखना, मॉड z भी लिखते हैं। अब ये r की वैल्यू क्या होगी, r का मान क्या होगा, तो यहाँ पर समझना है इसको। तो देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण की घात 2 बराबर क्या होता है, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 है ना। तो यहाँ पर कर्ण की घात 2 बराबर आधार मेरे पास कितना है, अगर ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। आधार कितना हो गया, x, फिर इसकी घात 2, लंब कितना है, y, फिर इसकी घात 2, फिर ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें जो कर्ण मिलेगा, कर्ण मेरा क्या है, r मुझे मिलेगा √x की घात 2 प्लस y की घात 2।
यही हमारा मापांक होता है। आर क्या होगा, रूट एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। अब आपको ये याद कर लेना है, मापांक आर का मान क्या होता है, रूट एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मेरे पास अगला पॉइंट है कोणांक। कोणांक का मतलब होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। अब थीटा क्या होता है इसको समझो भाई। टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, है ना, लाल बट्टा कक्का, यानी लंब बट्टा आधार। अच्छा, लंब मेरे पास क्या है, y, और आधार कितना है, x, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अब मिल गया क्या, y बटे x, है ना। अब टेन यही रहेगा, और सॉरी थीटा यही रहेगा और टेन उस तरफ जाएगा। तो जब टेन, साइन, कॉस, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बराबर के उधर जाते हैं तो वो प्रतिलोम हो जाते हैं, यानी इनवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। तो ये टेन उधर जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, है ना। और ये क्या है, y बट्टे एक्स। तो हमारे पास जो ये थीटा होगा वो होगा टेन इनवर्सन y बट्टे एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा टेन इनवर्सन y बट्टे एक्स। ये मेरा क्या होगा, कोणांक होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कोणांक है वो प्रथम चतुर्थांश के लिए अलग होगा, द्वितीय चतुर्थांश के लिए अलग होगा, तीसरे और चौथे के लिए भी अलग अलग होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर अब जो है सीखने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो मापांक का फॉर्मूला है r बराबर रूट एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, और कोणांक थीटा जो है वो होता है टेन इनवर्स y बट्टे एक्स। अब अगर आपको x की जगह कोई वैल्यू दे दे और y की जगह कोई वैल्यू दे दे, तब आप मापांक और कोणांक आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब इसके साथ हमें तीसरी बात क्या समझनी है, तीसरी बात ये समझनी है, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरे पास है y और कर्ण मेरे पास क्या है, r। तो लंब मेरे पास हो गया y और कर्ण क्या हो गया, r। अब अगर मैं y को यहाँ पर रखूँ और r को उस तरफ भेजूँ तो r गुणे में आ जाएगा, यानी y मुझे क्या मिलेगा, r साइन थीटा। देखो इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो मुझे y क्या मिला, r साइन थीटा। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना। आधार क्या है, x, और कर्ण क्या है, r। तो मैं अगर यहाँ से x को लेना चाहूँ, यानी x क्या आएगा, तो x को यहीं रखेंगे, r को उधर भेजेंगे, तो x मुझे मिलेगा r cos थीटा। यानी मेरे पास x और y के मान भी आ चुके हैं, है ना। तो क्या मैं इस r में x और y के मान नहीं रख सकता, रख सकते हैं, है ना। और इस p में भी x और y के मान रख सकते हैं। अब इसको समझना, हमने पढ़ा है कि z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, यानी सम्मिश्र संख्या यही होती है। अब अगर मुझे इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है, यानी x और y को हटाना है, x और y को हटाना ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो x का मान क्या निकाला हमने, r cos थीटा, फिर प्लस, फिर आयोटा। y का मान क्या निकाला हमने, r साइन थीटा। अब इन दोनों में r क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, r मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो z बराबर क्या मिला, r कॉमन आ गया, तो अंदर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी को जो है हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो x और y में आपको दिया हुआ है उसको साइन थीटा, कॉस थीटा और r के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो ये जो आज की हमारी ये वीडियो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको ये मापांक याद होना चाहिए, कोणांक याद होना चाहिए, और इसका जो ध्रुवीय रूप हमने कन्वर्ट किया है वो भी याद होना चाहिए। ध्रुवीय रूप कब बनेगा, जब आपके पास मापांक होगा, और दूसरी बात आपके पास क्या होगा, कोणांक होगा, तो आप ध्रुवीय रूप निकाल सकते हो। तो आपको ये तीन चीज़ें याद करनी अनिवार्य है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें ये पढ़ना है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में इस कोणांक की क्या स्थितियाँ बनेगी, है ना। तो ये हम जो है कोणांक की क्या स्थितियाँ आती है वो पढ़ेंगे।
तो विभिन्न चतुर्थांश में कोणांक ज्ञात करना। मान लीजिए हमारा जो सम्मिश्र संख्या का पॉइंट है, बिंदु है, वो पहले चतुर्थांश में है और ये आपका पॉइंट हो गया P। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y। और इस सम्मिश्र संख्या को हम क्या लिखेंगे, z बराबर x प्लस आयोटा y, है ना। इस स्थिति में इसका जो r होगा, r यानी मापांक, है ना, मापांक r जो होगा वो क्या होगा, रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2, है ना। लेकिन जो कोणांक होगा वो क्या होगा, तो इसमें एक कंडीशन होती है सम्मिश्र संख्याओं में। सम्मिश्र संख्या में कंडीशन ये होती है कि इसका जो कोण होता है थीटा, है ना, जो कोण होता है थीटा, उसका हमें केवल मुख्य मान लेना है। और जो ये मुख्य मान है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का होना चाहिए। यानी आपको पाई और पाई, माइनस पाई और पाई के बीच का ही मान लेना है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य मान। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कितना है, 0 डिग्री है, ये है π/2, ये वाला हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3π/2। तो अब पहले चतुर्थांश में हमारा मापांक तो हो गया ये, है ना। मापांक क्या होता है, मूल बिंदु से दिए हुए बिंदु के बीच की दूरी जो होती है उसको हम मापांक बोलते हैं। लेकिन कोणांक क्या होगा, तो कोणांक हमें ये देखना, ये कितना डिग्री है भाई, 0 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री में अल्फा जोड़ना है, ठीक है। अल्फा का मतलब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अल्फा हो गया, है ना। तो हम कहाँ से चले, 0 से चले, और उस पर हमें क्या जोड़ना है, अल्फा जोड़ना है। तो 0 में जब अपन अल्फा जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, थीटा मिलता है। इसको समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 में जब हम अल्फा जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, यानी कोणांक मिलेगा। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन गया कि जो भी वैल्यू इसकी आएगी, अल्फा जितना भी होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, बात समझ में आई, उसमें हमें क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है, क्योंकि ये कहाँ से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे कोण के जो मान आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और हम घड़ी की विपरीत दिशा में, सीधी दिशा में चलते हैं, है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं, जो थीटा के मान आते हैं वो किस में आते हैं, नेगेटिव यानी माइनस में आते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहले चतुर्थांश में आपका जो कोणांक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर 0 प्लस एल्फा। अब ये जो एल्फा है वो क्या होगा, एल्फा बराबर tan इन्वर्सन मॉड y बट्टे x, मॉड y बट्टे x, यानी कि y और x की जो भी वैल्यू आएगी वो मॉड की वैल्यू लेनी है, यानी धनात्मक आएगी। ऋणात्मक होगी तो भी हमें धनात्मक लेनी है। तो यहाँ पर इस थीटा का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा थीटा बराबर 0 प्लस tan इन्वर्सन मॉड y बट्टे x। ये केवल आपको याद करना है, और जैसे ही मैं इसके प्रश्न उत्तर करूँगा आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। अब मान लीजिए मेरा जो ये P पॉइंट है वो अब की बार सेकंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तब आपकी क्या स्थिति बनती है ये समझो आप। तो इसका जो R होगा, तो मापांक होगा वो तो यही होगा, है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है हमारे पास में। x और y अक्ष अगर प्लस माइनस जो भी आएगा उसका तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी वो प्लस हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे पास कोई चेंज आना ही नहीं है। तो मापांक का फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन हमारा अब की बार कोणांक बदल जाएगा। कोणांक क्या होगा, देखो अब की बार जो हमारा कोणांक होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ वाली, उसको हम अल्फा बोलेंगे। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में जो हमारा मापांक कोणांक है, यानी जो थीटा है, उसमें क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, देखो। तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो थीटा है यहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो कोण है वो किस में जा रहा है, मान लो ये पूरा चला गया इधर, ये पूरा चला गया, तो 0 से ये कहाँ तक चला गया, पाई तक चला गया, है ना। तो ये पाई में एक बार लिख देता हूँ, समझना इसमें, है ना। फिर अगर मैं इसमें से ये अल्फा कोण घटा दूँ, है ना, तो मेरे पास ये कोण बचेगा। बात समझ में आई। तो ये अल्फा जो है वो घड़ी की दिशा में जा रहा है, और घड़ी की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कोण बना रहा है, नेगेटिव कोण बना रहा है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एल्फा। तो अब की बार जो ये कोणांक आया दूसरे चतुर्थांश में, वो हमारे पास आया पाई माइनस एल्फा। कैसे आया वापस समझो। यहाँ पर हमारा P पॉइंट था, ठीक है।
तो कोणांक का मतलब होता है थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स अक्ष से, है ना, ये हमारा थीटा है और ये जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा है। तो अब मैं ये थीटा कैसे निकालूंगा, इसको समझना है, थीटा कैसे निकालूंगा। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ एक्स अक्ष से पूरा यहाँ तक आधा चक्कर निकालना है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो ये कितना एंगल बना रहा है, पाई एंगल बना रहा है ना। लेकिन मुझे थीटा निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से, है ना, एक्स अक्ष से वापस घड़ी की सीध की दिशा में हमें अल्फा तक चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये नेगेटिव कोण बनाएगा, यानी इसमें माइनस अल्फा करूँगा। तो जैसे ही मैंने पाई माइनस अल्फा करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। समझ में आया। तो अब हमने ये सीख लिया है कि जब हमारा पॉइंट पहले चतुर्थांश में होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 प्लस टेन इन्वर्सन, या अल्फा कर देते हैं, एक बार अल्फा ही रहने दो इसको। फिर जब हमारा जो पी पॉइंट है वो सेकेंड चतुर्थांश में होगा तो हमें क्या मिलेगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अब अगर हमारा हमारा पॉइंट जो है वो तीसरे चतुर्थांश में हो तब क्या होगा, देखो तीसरे चतुर्थांश का मतलब पॉइंट यहाँ होगा, है ना। और जब पॉइंट यहाँ होगा तो हमारा कोणांक तो वही होगा, क्या होगा कोणांक, r बराबर रूट एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। लेकिन जो हमारा थीटा होगा, अब की बार हमें वो यहाँ से नहीं मापना है, इस बात का ध्यान रखना, हमें अब की बार नीचे से मापना है इसको। क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले एक कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या थी कि जो समिश्र संख्याएं होती है उसका जो कोणांक होता है वो माइनस पाई और पाई के बीच का होना चाहिए, है ना। यानी ऊपर के दोनों चतुर्थांश में अगर हमारा कोण है तो हमें ऊपर की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए कोण बनाने हैं, और अगर हमारे जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है तो हमें घड़ी की सीधी दिशा में चलकर कोण बनाने हैं, यानी कोणांक बनाना है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब तीसरी स्थिति में क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया P, तो हमें जो ये कोणांक है वो इस तरफ जाएगा, थीटा, है ना, लेकिन जो अल्फा होगा वो इधर होगा। अब क्या हुआ, अब हमारे पास कोणांक क्या मिला, थीटा क्या मिला, देखो समझे इसको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, है ना। तो जब पूरा ऐसे चलेंगे, पूरा एक चक्कर पूरा निकलेंगे, आधा चक्कर सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलकर यहाँ तक, तो ये घड़ी की सीधी दिशा में जा रहा है ना। तो ये माइनस पाई कोण बना रहा है, यहाँ पे कौन सा कोण बना रहा है, माइनस पाई कोण बना रहा है। लेकिन मुझे थीटा चाहिए, तो अब की बार ये मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये देखो क्या कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी ये कौन सा एंगल बना रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन सा एंगल बनता है, धनात्मक एंगल बनता है। तो हमें अब की बार इसमें प्लस अल्फा करना पड़ेगा, है ना। तो ये तीसरे चतुर्थांश में जब भी पॉइंट हो तो इसका जो कोणांक आएगा वो क्या आएगा, थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपको याद करनी ही पड़ेगी, तब आपकी बात बनेगी, नहीं तो आपके सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो अब देखो, अब क्या करना हमें, अब हमें अगर मान लो पॉइंट जो है वो चौथे चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पर है ना, P पॉइंट, तब हम इसका कोणांक यानी थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको समझना है अपने को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या होगी, अल्फा होगी। और हम कहाँ से चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं, और घड़ी की उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की सीधी दिशा में चल रहे हैं। यानी अब की बार जो हमारा थीटा होगा, हम 0 से चल रहे हैं और उसमें जो है हम माइनस अल्फा कोण बना रहे हैं। समझ में आया। और इन सब में जो अल्फा है, अल्फा होता है tan इन्वर्सन मॉड y बट्टे एक्स। अल्फा क्या होता है, tan इन्वर्सन y बट्टे मॉड एक्स। और ये सारे मान अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आएगा, tan इन्वर्सन मॉड y बट्टे एक्स। ठीक, अब इससे संबंधित हम एक सवाल कर देते हैं ताकि हमारा सारा ये जो पड़ा हुआ है वो सब क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो देखो उदाहरण संख्या 7, एग्जाम्पल 7 है,
z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे z बराबर x प्लस आयोटा y। तो अब ये निर्देशांक आप देखो, x भी प्लस का 1 है, y भी प्लस का 1 है ना, 1,1। तो इसका मतलब दोनों प्लस के निर्देशांक है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में। और यहाँ देखो, अब ये क्या है? x और ये क्या है? y। तो यहाँ मेरे पास x कितना है? 1 और ये y है, y कितना है? √3। तो इसके निर्देशांक क्या हुए? 1,√3। दोनों कैसे हैं? प्लस के। यानी ये कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में कोणांक का सूत्र क्या है? 0 प्लस एल्फा। और ये एल्फा क्या है? एल्फा है tan इनवर्सन मॉड y बट्टे x, है ना। अब सबसे पहले हम इसमें कोणांक ज्ञात करेंगे, सॉरी मापांक ज्ञात करेंगे। तो मापांक का फॉर्मूला होता है r बराबर √x² प्लस y², है ना। और √x हमारे पास कितना है? 1 y कितना है? √3, तो √3²। तो 1² हो गया 1 और √3² कितना हो जाएगा? 3 हो गया √4। और √4 कितना होता है? 4। तो हमारे पास r की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4। यानी इसका मापांक तो मेरे पास आ गया 4। अब हम इसका कोणांक ज्ञात करेंगे। तो कोणांक जो होता है वो होता है थीटा बराबर 0 प्लस एल्फा। और ये एल्फा क्या होता है? एल्फा होता है tan इनवर्सन मॉड y बट्टे x, है ना। ये याद रखना, एल्फा का मान है ये। तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्सन मॉड y बट्टे x। तो अब y कितना है हमारे पास? y है √3 और x कितना है? 1। मॉड का मतलब होता है यहाँ पर अंदर की जो राशि लिखी हुई है वो हमेशा प्लस में आएगी। तो फाइनली हमारे पास tan इनवर्सन कितना आ गया? tan इनवर्सन 1 आ गया √3। और √3 किसकी वैल्यू है? √3 वैल्यू है tan इनवर्सन tan पाई बट्टे 3 की। याद रखना, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ से tan और tan कटेगा तो थीटा कितना आया? पाई बट्टे 3। तो ये आपका आ गया कोणांक। ये तो हो जाएगा मापांक और ये हो जाएगा कोणांक। तो कितना सरल है देखो। लेकिन सरल कब बनेगा? जब आपको ये 4 सूत्र याद होंगे। अब एग्जाम्पल 8 भी कर देते हैं। देखो, अगर इसको आपको ध्रुवीय रूप में लिखना होगा, है ना, तो कैसे लिखोगे? तो हमें सूत्र याद है। सूत्र क्या है कि z बराबर होता है r कोष्टक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। ये भी सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप है। तो r मैंने कितना निकाला? 4। तो r की जगह आ जाएगा 4। फिर cos की जगह cos और थीटा मैंने कितना निकाला? पाई बट्टे 3। तो थीटा की जगह पाई बट्टे 3 प्लस आयोटा, साइन की जगह साइन और थीटा कितना निकाला? पाई बट्टे 3। तो इसका ध्रुवीय रूप ये हो जाएगा। तो हमें कोणांक मापांक निकालना आ गया, कोणांक निकालना आ गया और ध्रुवीय रूप भी निकालना आ गया। यानी जब तक मापांक और कोणांक नहीं निकलेगा तो हम इसका ध्रुवीय रूप भी नहीं निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखो उदाहरण 8, इसे भी हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। लेकिन हमारे पास एक समस्या है कि ये जो z है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y के रूप में नहीं है। तो पहले हम इसे जो है x प्लस आयोटा y के रूप में बदलेंगे। इसके लिए क्या करना? इसके लिए हम यहाँ पर जो है नीचे जो संख्या है उसके सयुग्मी से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसका सयुग्मी क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा √3। ऊपर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16 इंटू 1 माइनस आयोटा √3। और नीचे मैंने बताया हुआ है कि जब भी सम्मिश्र संख्या और उसके सयुग्मी का गुणा करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है a² प्लस b²। यानी जो वास्तविक संख्या 1 और √3 है उन दोनों को वर्ग करके क्या करो? जोड़ दो। तो यहाँ पर मैं 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग करके क्या करूँगा? इनको जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर z बराबर मेरे पास क्या आएगा? देखो -16, 1 माइनस आयोटा √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3।
तो यहाँ z मेरे पास आ जाएगा -16, 1 माइनस आयोटा √3 और ये कितना हो गया 4, ये कटेगा इससे 4 बार, है ना। तो z बराबर हो गया -4, यहाँ पर हम माइनस के 4 को गुणा कर देते थे, ये 4 एकम 4, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया आयोटा 4√3। अब मेरे पास ये किस में आ गया, x प्लस आयोटा y के रूप में आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो x है वो है -4 और जो y है वो है 4√3। अब सबसे पहले जो है हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे। तो मापांक क्या होता है, r, और इसका फॉर्मूला है √x² प्लस y²। तो हमारे पास x² यानी -4² कितना हो जाएगा, प्लस का 16, y² यानी 4 और √3², तो ये हो गया 4 चौक 16, फिर √3 का वर्ग करेंगे तो होगा 3, 16 त्रिया 48, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 48। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 48 कितना होगा, 64। तो r बराबर मेरे पास कितना आएगा, 8। ठीक है, तो मापांक तो आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कोणांक। तो कोणांक क्या होता है, थीटा। तो थीटा बराबर कौन से चतुर्थांश में है, पहले हम इसको समझेंगे। तो देखो x तो है माइनस का और y है प्लस का, है ना। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, ध्यान दो, x तो माइनस का, y प्लस का, यानी कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में जो कोणांक है वो है थीटा बराबर π-l। अच्छा, ये तो पाई हो जाएगा, लेकिन अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इन्वर्सन mod y/x। तो थीटा हो जाएगा π-tan इन्वर्सन mod y। कितना है, y हमारे पास है देखो 4√3 और x कितना है, x है -4, तो 4 से 4 कट गया, फिर इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड की जितनी भी वैल्यू होती है वो सब किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। तो ये हो गया π-tan इन्वर्सन कितना हो जाएगा, √3 प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 इस मॉड की वजह से प्लस का हो जाएगा। तो √3/1 का मतलब होता है √3, है ना। और √3 का अभी देखो हमने मान निकाला था, π- इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, π/3। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये देखो 3π - π, 3π में से 1 पाई जाएगा, तो कितना आएगा, 2π/3। तो हमारे पास ये कोणांक आ जाएगा और ये मापांक आ जाएगा। तो अब इसको जो है हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर r मैंने कितना निकाला, r निकाला 8, फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कितना, 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना निकाला, 2π/3। तो ये हमारा कौन सा रूप हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।